आज के इस एपिसोड में हम भारतीय राजनीति और चुनाव की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां पूरे जोर-शोर से अपना चुनावी प्रचार कर रही हैं। इस चुनावी प्रचार में यदि हम बहुजन समाज पार्टी की चर्चा नहीं करते हैं, तो यह चुनावी चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी का भारतीय राजनीति में बहुत ही प्रमुख स्थान है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी हैं। बहन कुमारी मायावती अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपने प्रशासनिक निर्णयों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। आप सभी को पता है कि प्रशासनिक कार्यों में उनका बहुत ही योगदान है और साथ में बहुत ही चपलता और चतुरता से उन्होंने इसे अंजाम दिया है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बहन जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिनमें सबसे पहला यमुना एक्सप्रेसवे जो उन्होंने निर्माण करवाया था, जो उनकी प्रशासनिक कुशलता का जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा बहन जी ने कई नए जिलों का निर्माण जिले बनाए, जिनका बहुजन नायकों के नाम पे नामकरण किया। बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल और विद्यालय खोले, जिनमें से महामाया बालिका इंटर कॉलेज ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहन जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बहुजनों के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने जो सरकारी ठेके होते हैं, उनमें भी अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षण कर दिया था, जिसे बाद की सरकारों ने तुरंत ही हटा दिया। बहन जी ने जो प्रमोशन के अंदर आरक्षण है, इसको भी लागू किया था, जिसे मनुवादी लोगों ने कोर्ट में जाकर के रद्द करवा दिया। बहन जी का राजनीतिक सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश की राजनीति को लेकर के बहुत संघर्ष किए और अपना एक मुकाम हासिल किया। बहन जी ने प्रदेश की राजनीति को इस स्तर पर प्रभावित किया है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के आज के दिन प्रदेश की राजनीति में कोई भी सफल नहीं हो सकता। साथियों, चुनाव के माहौल में आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आज हमारे देश में 2 प्रमुख गठबंधन काम कर रहे हैं। एक गठबंधन जिसका नाम एनडीए है, जो भाजपा के मार्गदर्शन में काम कर रहा है, और दूसरा गठबंधन कांग्रेस के मार्गदर्शन में INDIA के नाम से है। साथियों, इसके अलावा कई पार्टियां हैं जो अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें से उड़ीसा का बीजू जनता दल, बंगाल की टीएमसी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि केवल बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यह लेबल लगाया जाता है कि वह भाजपा की बी टीम है। ऐसा क्यों किया जाता है? साथियों, क्योंकि जो बसपा के प्रतिद्वंदी दल हैं, वह येन केन प्रकारेण बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए वह जो मतदाता हैं, उनको डराने का काम करते हैं और कि ये भाजपा की बी टीम है, अगर ये भाजपा में इनके वोट चले जाएंगे तो भाजपा शासन में आ जाएगी और जनता के ऊपर में जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएंगी। यह कह करके किसी न किसी प्रकार जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। लेकिन साथियों, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बसपा के साथ में अन्य बीजू जनता दल और टीएमसी हैं, उनको कभी किसी ने
इस प्रकार के लेवल से नहीं नवाजा। मेरे साथियों, आप सबको पता है कि चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न प्रकार के दांव पेच अपनाती हैं, लेकिन इस प्रकार किसी भी पार्टी को बदनाम करना और झूठे लांछन लगाना ये राजनीतिक शुचिता का निशानी नहीं है। आपने देखा होगा कि बहन जी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनको उनके विपक्षी जो लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनसे बीजेपी के लिए कठिनाइयां पैदा हुई हैं। बहुत सारे मैं जो चैनल हैं उनको भी देखता हूं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या जो चरण चुंबक चैनल हो, सरकारी चैनल हो, उनमें सभी में इस बात के लिए बहन जी की प्रशंसा की गई है कि उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके और दूरदृष्टि का ध्यान रखते हुए अपने कैंडिडेट्स का चुनाव किया है, जो बहुत ही भारी पड़ रहे हैं विपक्षी उम्मीदवारों के ऊपर में। और दूसरों जो विपक्षी उम्मीदवार हैं, उनके चुनावी भविष्य का जो उनको रोकने में कामयाब होंगे। साथियों, आज के माहौल में जिस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही हैं और जो विभिन्न प्रकार के प्रचारक हैं, उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार के लांछन लगाए हुए हैं। आप देखें कि हमारे जो बहुजन साथी हैं, हमारे जो युवा वर्ग है बहुजनों का, उनके लिए संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण का प्रबंध किया था, लेकिन इस आरक्षण से हमारे जो मनवादी लोग हैं, वो बहुत ही शुरू से खुश नहीं हैं और अपना ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ते हैं जिसमें कि वो इस आरक्षण को कम न कर सकें। जैसे कांग्रेस ने नरसिम्हा राव साहब के टाइम में जो पीएसयू थी, इनका विनियोजीकरण स्टार्ट किया था। उससे जो सरकारी इदारे थे, सरकारी विभाग थे, उनमें जो नौकरियां थी वो कम हुई। जैसे पीएसयू हैं, उनको बिक्री करने का काम किया। भारत में अधिकतर नौकरियां पीएसयूज में ही हैं। भारत सरकार के जो सरकारी विभाग हैं, उनमें वर्तमान सरकार ने जितने भी खाली पद थे, उनको न भरने का जैसे इरादा ही कर लिया है और 20 से 25 लाख रिक्तियां पूरे भारत सरकार के सभी विभागों में पड़ी हुई हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे देश में पिछले 40 साल में सबसे अधिक है। आज का युवा चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस वजह से जो हमारे युवा हैं, उनमें आक्रोश है। इसके साथ में और आप देखेंगे कि जो वैकेंसियां निकाली जाती हैं, उनमें भी पेपर लीक करा दिए जाते हैं, जिससे कि वो वैकेंसी नहीं भरी जाए। इसके साथ में केंद्रीय सरकार ने एक नई स्कीम लाई है, जिसको बोलते हैं लेटरल एंट्री, जिसमें बड़े पदों पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके समकक्ष पदों पर भर्तियां की जाती हैं। कुछ डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर भी भर्तियां की गई हैं। पिछले दिनों में जितनी भी ये भर्तियां डायरेक्ट जो की गई हैं सरकार के द्वारा, इनमें जो आरक्षण का नियम है, इसका बुरी तरीके से दुरुपयोग किया गया है। जितनी भी सीधी भर्तियां जो लेटरल एंट्री की हैं सरकार के द्वारा, उनमें से किसी में भी एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है और सारे के सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनमें सवर्ण और मनुवादी लोगों के द्वारा ही वो पद भरे गए हैं। साथियों, इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है, इसने शिक्षा के ऊपर में सबसे बड़ा कुठाराघात किया है। आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया था, वो 2 प्रकार का था। एक राजनीतिक आरक्षण, दूसरा शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण। जो राजनीतिक आरक्षण था, वो 10 साल के लिए था और जो आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में था, वह प्रतिनिधित्व के लिए था कि जब
इन वर्गों का प्रतिनिधित्व इनकी संख्या के हिसाब से हो जाएगा, तब ये आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन साथियों, जब से देश में आरक्षण लागू हुआ है और जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, मनवादी सरकारों ने यह कोशिश की है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हो सके, जिससे कि आरक्षण कभी लागू हो। वर्तमान सरकार तो एक कदम और आगे जाकर के शिक्षा का निजीकरण कर रही है, जिससे कि शिक्षा जब उनमें जो आरक्षण मिलता था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चों को, वो समाप्त हो जाएगा और शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि ये बच्चे कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो नौकरियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस बात का आप देखिए कि इन्होंने नौकरियों में भी आरक्षण खत्म कर दिया और शिक्षा में भी आरक्षण खत्म कर दिया। तो ये सरकार हमारे जो एससी, एसटी और ओबीसी हैं, उनके लिए पूरी तरीके से नाकाम सिद्ध हुई है। इन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे इन वर्गों की भलाई हो सके, इन वर्गों का कल्याण हो सके। न तो इन्होंने नौकरियां दी है, न इन्होंने किसी भी प्रकार का जो शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इन्होंने नाम मात्र के लिए जो काम किए हैं वो कागजों पर हैं और इन्होंने नाम चेंज करने के अलावा, चाहे वो रेलवे का हो, स्टेशनों का, चाहे जिलों का नाम हो, चाहे इन्होंने शहरों के नाम हो, इनके अलावा और कुछ नहीं किया है। इन्होंने जो पीएसयू थी उनको सस्ते दामों में अपने करोड़पति साथियों को, सवर्ण लोगों को, मनुवादी लोगों को खुले हाथ से रेवड़ियों की तरह वितरित कर दिए हैं, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था है और देश की जो माली हालत है वो बहुत ही कमजोर हुई है। इसके अलावा आप देखें, चुनाव में इस बात को कभी मुद्दा नहीं बनाया जाता है कि वर्तमान सरकार ने 18 लाख करोड़ का लखपतियों और करोड़पतियों का, उद्योगपतियों का जो कर्ज था वो माफ कर दिया और किसानों, गरीबों का किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा माफ नहीं किया। अगर एक किसान या गरीब जिसने बैंक से 10,000 भी लोन लिया है और वो लोन नहीं चुका पाता है, तो उसके घर की कुर्की कर ली जाती है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, उसके शासनकाल में जो अरबपति लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो भारत सरकार का अरबों लोग रुपए लेकर के विदेशों में भाग गए। इसके अलावा भारत सरकार ने जो उद्योगपति लोग हैं, उनका 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ कर दिया। ये जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? गरीबों की जेब से। क्योंकि सरकार ने एक जो राहुल गांधी ने जैसे गब्बर सिंह टैक्स के नाम से बोला था, जीएसटी, ये आज आपके दूध पर भी लगा हुआ है, आपके खाने के सामान पे लगा हुआ है, आपके नमक पे भी लगा हुआ है, दालों पे लगा हुआ है। इसी वजह से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। आपको हर जो भी वस्तु है वो खरीदते हैं, उस पे आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो जो जीएसटी जाता है, उसी जीएसटी में से जो पैसा है वो बैंकों में, और बैंकों का पैसा सरकार ने जो उद्योगपति हैं उनमें बांट दिया है। साथियों, इस प्रकार से जो पैसे वाले लोग हैं उन पे कम टैक्स किया गया है, उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी कम किया गया है और गरीबों के ऊपर में जीएसटी के नाम पर हर प्रकार की वस्तुओं पर ये टैक्स थोपा गया है। इससे पहले कभी इस प्रकार के जो टैक्स थे वो इतने नहीं थे। साथियों, आपको वोट जो चुनावी माहौल है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी पार्टी है जो आपके हितों की रक्षा करेगी और कौन सी पार्टी है जो आपके हितों के बरखिलाफ में काम कर रही है। जो वर्तमान सरकार है और भाजपा है, उसने गरीबों, बहुजनों और जो ओबीसी वर्ग है उसके हितों पर कुठाराघात किया है। साथियों, आज सेना में जो नौकरियां हैं उन पर भी प्रतिबंध है और जो नौकरियां छोटे दर्जे की हैं उनमें उन्होंने जो अग्निवीर ला करके जो हमारे युवा वर्ग है उनकी आशाओं पर कुठाराघात किया है। आप ये सोच सकते हैं कि 4 साल नौकरी करने के बाद में वो युवा कहाँ जाएगा? कौन उसे अपनी बेटी देगा? उसकी शादी कैसे होगी? और जो उसका भविष्य है वो क्या करेगा? क्या वो बीजेपी के जो एक महामंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे जो
हेडक्वार्टर हैं उन पे वो आके ड्यूटी देंगे और उन्हें जो कम पैसे पे नौकरियों पे रख लिया जाएगा। तो साथियों, क्या हमारे जो नवयुवक हैं वो इसी प्रकार की नौकरियों में जाने के लिए अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आपने यह सोचना होगा। इसी प्रकार से जो दूसरी पार्टियां हैं वो आपको लोक लुभावन ऐसे वादे कर रही हैं जिनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने जो भी वादे किए उससे ज्यादा ही आपका पूरा किया है और आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के बल पर आपकी जो उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगह पर जो बहुजन हैं उनमें एक मनोबल आया है और वो अपनी बात दूसरों के सामने रखने में सक्षम हुए हैं। साथियों, आपको अपने वोट की कीमत को समझते हुए और जो भी आपका प्रतिनिधि है, जो आपके और जो पार्टी है, जो आपके भले के लिए काम करती है, उसी को आपने वोट देना है। मैं आपसे अपील करूंगा कि घर से आप सभी लोग बिना धूप का ध्यान रखते हुए निकलें और अधिक से अधिक संख्या में वोट करके अपने वोट की कीमत का ध्यान रखते हुए उसे किसी भी तरीके से जाया नहीं करना है, वोट अवश्य देना है और जो भी पार्टी आपके हितों की रक्षा करे उसी को वोट दें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए